आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक तारीख से करना चाहते हैं और वो तारीख है 3 जनवरी 2014। ये वो दिन था जब लोकसभा के चुनावों से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस समय उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर काफी दबाव था, बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। देश भर में 2G और कोयला घोटाले की चर्चा हो रही थी। लोग कहते थे कि देश में रिमोट कंट्रोल से इस समय सरकार चल रही है, मनमोहन सिंह को कोई और संचालित कर रहा है रिमोट कंट्रोल से। और डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आरोप लगते थे कि वो इतिहास के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए। इन सवालों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का मौन भी लोगों को बड़ा परेशान कर रहा था, क्योंकि वो हमेशा चुप रहते थे। और इन्हीं सबके बीच 3 जनवरी 2014 की ये तारीख आई। ये वो तारीख थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 100 से ज्यादा पत्रकारों से भरे नेशनल मीडिया सेंटर में कुछ ऐसा कहा जो आज उनकी मृत्यु के बाद पूरा देश महसूस कर रहा है। उस दिन उन्होंने कहा था, मैं ईमानदारी से विश्वास करता हूं कि मीडिया और विपक्ष की तुलना में इतिहास मेरे प्रति ज्यादा उदार होगा। और आज ऐसा लगता है कि यह बात सच साबित हो रही है। उस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, उनकी इच्छा क्या थी, जरा आप सुनिए। I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament. वो मानते थे कि विपक्षी पार्टियां तो उनके साथ उदार नहीं रही और रहेंगी भी क्योंकि वो विपक्षी पार्टियां हैं। उन्हें लगता था कि मीडिया भी उनके साथ उदार नहीं रहा, मीडिया ने भी उनके साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन वो ये चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि इतिहास उनके साथ ज्यादा उदार रहे और इतिहास उनके प्रति नर्म रहे। और आज वर्ष 2024 में लगभग 10 साल के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, तब इतिहास उनके प्रति उदारता और दयालुता से भरा हुआ है। जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ। आज देश तमाम विवेचनाओं को किनारे रखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति अपना आभार जताना चाहता है। आज पूरा देश, भारत के लोग उनके प्रति उदार हैं, उनके प्रति नर्म हैं, उन्हें मिस कर रहे हैं। यह आभार वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण के लिए है, देश को सूचना और शिक्षा का अधिकार देने के लिए है, रोजगार गारंटी के लिए मनरेगा जैसी योजना को लागू करने के लिए है, पहचान के लिए हर नागरिक को उसका अपना आधार कार्ड देने के लिए है। और यह आभार डॉक्टर मनमोहन सिंह के उन योगदानों के लिए भी है जिनका श्रेय जीते जी उन्हें कभी नहीं मिला और उन्होंने इस श्रेय को लेने की कोशिश भी नहीं की। डॉक्टर मनमोहन सिंह की इतनी आलोचना और विवेचना इसीलिए हुई क्योंकि उन्हें राजनीति नहीं आती थी। उन्हें अर्थशास्त्र के समीकरण समझ आते थे, अर्थशास्त्र के सारे फॉर्मूले उन्हें पता थे, लेकिन राजनीति के फॉर्मूलों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। राजनीति के फॉर्मूलों में वो उलझ जाते थे और यही कारण था कि 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहने के बाद भी उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ही कहा गया, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो गलती से, एक दुर्घटना उसे माना जाए, दुर्घटनावश वो प्रधानमंत्री बन गए। ये भी अपने आप में किसी का कितना बड़ा अपमान है जब उनके बारे में, उनके नाम के साथ यह लगा दिया जाए कि वो एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, यानी उनका प्रधानमंत्री बनना एक दुर्घटना थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह दुनिया के उन चुनिंदा अर्थशास्त्रियों में से एक थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था के विज्ञान को लोकतंत्र के नजरिए से देखा, आम जनता के नजरिए से देखा। यह देखा कि अर्थशास्त्र के ये कठिन फॉर्मूलों से आम जनता के जीवन को सरल और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। वो कहते थे कि किसी भी बड़े देश की सबसे बड़ी संपत्ति उस देश की जनता होती है और राजनीति में आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि लोग हमेशा पहले आते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके जीवन में कुछ भी विरासत में नहीं मिला। उनका जीवन उस पौधे के जैसा था जिसके आसपास सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं। वर्ष 1932 में उनका जन्म अविभाजित भारत के संयुक्त पंजाब में हुआ और वो इलाका अब पाकिस्तान में है। वहां उनके गांव में ना तो बिजली थी, ना पानी था और ना ही कोई स्कूल था। इन विपरीत परिस्थितियों में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह मीलों चलकर एक दूसरे कस्बे में
पढ़ने के लिए जाया करते थे। इसलिए आज जो बच्चे ये कहते हैं हमारे देश के कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हम पढ़ नहीं पाते, हमें सुविधाएं चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, हमें स्मार्टफोन चाहिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, जब ये सब चीजें हो जाएंगी तब हम पढ़ेंगे। आज उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह के बचपन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने कैसे अपनी पढ़ाई की। वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और जब भारत आजाद हुआ, तब उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आ गया और अमृतसर में उनके जीवन की एक नई शुरुआत हुई। इसके कई वर्षों के बाद उन्होंने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, जिससे उन्हें वहां डॉक्टरेट की उपाधि मिली और यहीं से वो मनमोहन सिंह से डॉक्टर मनमोहन सिंह बन गए। शुरुआत में वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक प्रोफेसर की नौकरी करते थे, लेकिन इसके बाद वो वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने, फिर वित्त मंत्री बने और फिर एक दिन देश के प्रधानमंत्री बन गए। और यह सफर उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। कभी उन्हें जोकर कहा गया तो कभी उन्हें कठपुतली कहा गया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी हर चुनौती का जवाब धैर्य, विनम्रता और शालीनता से दिया और वो कभी भी विचलित नहीं हुए। उनका अपमान तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया और यही कारण है कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद आज देश उन्हें नमन कर रहा है और कह रहा है कि उनके एक एक योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी इच्छा यह थी कि वो स्वयं अपनी कहानी को अपनी आत्मकथा के रूप में लिखकर लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई और उनकी खामोशी को कभी शब्द नहीं मिले। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास बताने के लिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो अपने दौर में सिर्फ इतना ही कह पाए कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की इसने आबरू रखी है। Ladies and gentlemen, it has been my general practice not to respond to motivated criticism directed personally at me. My general attitude has been हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उन तमाम लोगों के लिए एक नसीहत छोड़कर गए हैं, अपना एक जवाब छोड़कर गए हैं जो ये सोचते हैं कि जितना जोर से बोलेंगे, जितना ऊंचे स्वर में बोलेंगे, उनकी बात उतनी ही सुनी जाएगी। जितने बड़े बड़े आरोप लगाएंगे, जितने बड़े बड़े बोल बोलेंगे, जितनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उनका असर उतना ही ज्यादा होगा। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बताकर गए हैं कि अगर आप चुप रहते हैं,
खामोश रहते हैं तो कई बार ये चुप्पी भी हजारों शब्दों से ज्यादा असरदार होती है और ये चुप्पी कई बार बहुत शोर मचा सकती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का यह बयान कोयला और 2G घोटाले के उन आरोपों पर आया था जो उस समय के संचार मंत्री ए राजा पर लग रहे थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह ए राजा को अपनी सरकार में मंत्री बनाने के खिलाफ थे क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ये बात उनके मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने अपनी पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में तो लिखी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद कभी इन बातों पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। इसलिए कोई नहीं जानता कि उन 10 वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह कितनी बार किस मनोस्थिति से गुजरे, कितनी बार वो दुखी हुए, कितनी बार वो इस्तीफा देना चाहते थे, कितनी बार उन्हें लगा कि शायद उन्हें अपने सिद्धांतों को छोड़ना पड़ेगा। कोई नहीं जानता क्योंकि ये सारे राज आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ही चले गए और उन्होंने अपनी चुप्पी कभी नहीं तोड़ी। इस राजनीति ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के उन योगदानों को मामूली बना दिया जो देश की आर्थिक प्रगति में क्रांतिकारी साबित हुए, क्योंकि उनके पास कोई आईटी सेल नहीं था, उनके पास अपनी ब्रांडिंग के लिए कोई विज्ञापन एजेंसी नहीं थी, वो बात बात पर ट्वीट नहीं करते थे, वो सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं थे और कुछ ऐसे फैसले थे जिन्होंने देश के हर व्यक्ति के जीवन को छुआ है, हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लेकर आए और उनमें सबसे बड़ा फैसला था वर्ष 1991 का वैश्विक और आर्थिक उदारीकरण का फैसला। कहने को यह फैसला हमारे बहुत सारे दर्शकों को बड़ा क्लिष्ट लगेगा, मुश्किल लगेगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हम बाद में इसे सरल करके बताएंगे। ये वही फैसला है जिसने भारत के लोगों को असल में पहली बार ईज ऑफ लिविंग की ताकत दी, सरलता से जीवन जीने की ताकत दी और हमारे देश से लाइसेंस राज को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। वर्ष 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने, तब देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से घिरा हुआ था। पैसे नहीं थे हमारे पास, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा लगातार गिर रहा था, डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हो रहा था और सरकार लगातार घाटे में जा रही थी। उस समय सरकार के पास सिर्फ इतना सा पैसा बचा था कि वो सिर्फ 2 हफ्ते तक, सिर्फ 15 दिन तक देश के लिए जरूरी उत्पादों का आयात कर सकती थी। देश चलाने के लिए सिर्फ 15 दिन के पैसे बचे थे। ऐसे समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह आए और ऐसे संकट में डॉक्टर मनमोहन सिंह आर्थिक उदारीकरण की नीति लेकर आए, जिसने नए भारत की नींव रखी, जिसका मजा, जिसका आनंद आज आप सब ले रहे हैं। इस नीति के तहत उन्होंने लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया, विदेशी कंपनियों के लिए भारत के बाजारों को खोल दिया जो इससे पहले बंद थे, सभी कंपनियों को आयात और निर्यात से जुड़े प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया और भारत में विदेशी निवेश के लिए भी कानूनों में वो बड़े बड़े संशोधन लेकर आए, बड़े बड़े बदलाव उन्होंने किए ताकि विदेशों में मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का सामान भारत में हमारे लोगों को मिलने लगे, हमारे लोगों के पास ज्यादा विकल्प आ जाए, हमारे लोगों के पास ज्यादा चॉइस आ जाए, हमारा बाजार और बड़ा हो जाए। 24 जुलाई 1991 को जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट में इस आर्थिक उदारीकरण की नीति को पेश किया, तब इसे भारत की आर्थिक आजादी का दिन माना गया। हमारी आर्थिक आजादी उस दिन हुई और ऐसा करना डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आसान बिल्कुल नहीं था। आज मैं एक अपने साथ पुस्तक लेकर आया हूं जिसका नाम है हाफ लाइन, और हाफ लाइन जो है यह पुस्तक है। इस पुस्तक के पेज नंबर 113 पर लिखा है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस फैसले के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को बताया तो वो हैरान हो गए थे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा कि क्या वो ये सब करने के लिए उन्हें सरकार में लाए हैं। काफी समझाने के बाद जब पीवी नरसिम्हा राव भारत से लाइसेंस राज को खत्म करने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा कि अगर यह फैसला सही साबित हुआ तो इसका श्रेय उन दोनों को मिलेगा, श्रेय सब लेंगे, लेकिन अगर यह पॉलिसी फेल हो गई तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेनी होगी और मैं आपको आपके पद से हटा दूंगा और पीवी नरसिम्हा राव इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। यह बात सुनकर डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बार भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने इस शर्त को मान लिया। इस किताब में लिखा है डॉक्टर
प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनने का ऑफर दिया। मनमोहन सिंह ने उनसे कहा कि मैं इसे तभी स्वीकार करूंगा जब मुझे आपका पूरा समर्थन मिले। इस पर प्रधानमंत्री राव ने मजाक में जवाब दिया, आपको पूरी छूट मिलेगी। अगर आपकी आर्थिक उदारीकरण की नीति सफल हुई तो हम दोनों साथ में इसका श्रेय लेंगे, अगर विफल हुई तो आप इसके लिए अकेले जिम्मेदार होंगे और आपको आपका पद छोड़ना पड़ेगा। अंग्रेजी में है ये किताब, इसमें लिखा है इफ इट फेल्स यू विल हैव टू गो, यानी अगर आपकी नीति फेल हो गई तो आपको जाना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी भी वाहवाही बटोरने के लिए, श्रेय लेने के लिए कोई काम नहीं किया। जब भारत को सबसे बड़े आर्थिक सुधारों की आवश्यकता थी तब उन्होंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया और पीवी नरसिम्हा राव से कहा कि अगर ये नीति फेल हो गई तो इसकी जिम्मेदारी वो अकेले लेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और इस फैसले ने भारत की आर्थिक प्रगति के रास्तों को हमेशा के लिए खोल दिया। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 3% से 7% पर आ गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी निवेश बढ़ते चले गए। भारत में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर अपना सामान और सेवाएं बेचने लगी। आज अगर आप अपनी पसंद की कोई गाड़ी या कोई उत्पाद बाजार से खरीद पा रहे हैं तो इसके पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह की वही दूरदर्शी सोच थी। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए उनके जीवन का कोई भी दौर आसान नहीं था। वर्ष 1991 में जब उन्होंने देश को उसके सबसे बड़े आर्थिक संकट से बाहर निकाला तब उन पर भी कई गंभीर आरोप लगे थे। वर्ष 1992 में शेयर मार्केट को लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ जो हर्षद मेहता ने किया था। इसे हर्षद मेहता स्कैम भी कहा जाता है, जिस पर हाल ही में एक वेब सीरीज भी बनी थी। आरोप था कि हर्षद मेहता ने उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर शेयर मार्केट में घोटाला किया और इनमें भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो बेटी बैंक में काम करती हैं, उन्होंने हर्षद मेहता की मदद की है। इन आरोपों पर उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था उनकी 3 बेटियां हैं, तीनों में से एक भी बेटी बैंकिंग सेक्टर में नौकरी नहीं करती। ये सारे आरोप झूठे हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में सिर्फ एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो इसमें भी हार गए थे। मनमोहन सिंह की किस्मत भी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जैसी ही थी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भी देश के लिए इतना सब करने के बाद भी कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी लोकसभा से कभी नहीं जीत पाए। ये चुनाव उन्होंने वर्ष 1999 में दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से लड़ा, जहां बीजेपी के नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने उन्हें 30,000 वोटों से हरा दिया था। इस हार के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह लगने लगा कि अब उनका राजनीतिक करियर ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, लेकिन तभी कांग्रेस ने उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राज्यसभा में विपक्ष का नेता बना दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस में गांधी परिवार के और ज्यादा करीब आ गए। हालांकि इसके बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी यह कल्पना नहीं की कि वो इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 2004 में ऐसा ही हुआ, जिसके कारण उन्हें द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ। इसके मुताबिक राहुल गांधी के विरोध पर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था और अपनी जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। इस घटना से उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी काफी स्तब्ध रह गए थे। उनकी एक पुस्तक में लिखा है कि राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी को अगला प्रधानमंत्री मानकर उन्हें सरकार बनाने का न्योता देने के लिए एक पत्र तैयार कर लिया था, लेकिन बाद में जब सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री वो नहीं बल्कि मनमोहन सिंह बनेंगे, तो इसके बाद राष्ट्रपति भवन को इस पत्र में बदलाव करना पड़ा और पत्र जो है वो नए नाम से यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से दोबारा से बनकर आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने काबिल और पढ़े लिखे नेता थे कि उनका प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए गर्व की बात थी और कांग्रेस भी यही कहती थी कि उसने डॉक्टर मनमोहन सिंह की योग्यता देखकर ही उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा इसके बारे में कुछ और ही सोचते थे। वर्ष 2020 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अ प्रॉमिस्ड लैंड और इसके पेज नंबर 741 पर उन्होंने लिखा कि सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि उस समय 71 वर्ष के डॉक्टर मनमोहन सिंह से उनके 40 साल के पुत्र राहुल गांधी की राजनीति को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का राष्ट्रीय राजनीति में कोई आधार नहीं था और लोग भी उनके बारे में बहुत कम जानते थे। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह से राहुल गांधी को कोई खतरा नहीं था। इसलिए
डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाया गया था। ऐसा इसमें लिखा है। मनमोहन सिंह मूल रूप से अपनी लोकप्रियता के कारण प्रधानमंत्री नहीं बने। वास्तव में उन्हें यह पद सोनिया गांधी की बदौलत मिला, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी और कांग्रेस पार्टी की प्रमुख थी। ये बराक ओबामा लिख रहे हैं। एक से अधिक राजनीतिक जानकारों का मानना था कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को इसलिए चुना क्योंकि वो एक बुजुर्ग सिख नेता थे, उनका कोई राष्ट्रीय राजनीतिक आधार नहीं था और वो सोनिया गांधी के 40 वर्षीय बेटे राहुल गांधी के लिए कोई खतरा नहीं थे, जिन्हें वो कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने के लिए तैयार कर रही थी। वर्ष 2010 में जब G20 के शिखर सम्मेलन में बराक ओबामा और डॉक्टर मनमोहन सिंह की मुलाकात हुई, तब ओबामा ने उनके लिए यह भी कहा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। I said before, and I continue to believe that the extraordinary leadership that Prime Minister Singh has provided, not just to India, but to the world, has helped us navigate through some very difficult times. And I can tell you that here at the G20, when the Prime Minister speaks, people listen, particularly because of his deep knowledge. तो बराक ओबामा ने अपनी किताब में यह तो लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को कुछ खास कारणों से चुना गया था और सबसे बड़ा कारण था कि उनसे किसी को भी कोई राजनीतिक खतरा नहीं था। लेकिन खुद बराक ओबामा ने यह भी कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत काबिल थे और जब उनके जैसा कोई व्यक्ति बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह से हमारी आज की युवा पीढ़ी क्या सीख सकती है? पहली और सबसे बड़ी सीख यह है कि 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी और वो अपने आप को मिडिल क्लास का एक साधारण आदमी ही समझते रहे और वो अक्सर इस बात को कहते थे कि मेरी असली कार प्रधानमंत्री की सरकारी BMW कार नहीं, बल्कि मेरी पुरानी मारुति 800 कार ही है, जिसकी तस्वीरें आज आपकी स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की मारुति 800 कार, और जीवन भर उन्होंने इस कार को ही अपनी असली कार माना। दूसरी बात, उन्होंने कभी भी किसी उपलब्धि का श्रेय खुद नहीं लिया। ना तो उन्होंने 1991 के आर्थिक उदारीकरण का श्रेय लिया, ना 2006 में अमेरिका के साथ हुई न्यूक्लियर डील का श्रेय लिया, ना 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली दोबारा जीत का श्रेय लिया। देखिए, उनकी सरकार दोबारा चुनकर आई, इसका श्रेय भी उन्होंने खुद कभी नहीं लिया। 2009 में कांग्रेस को डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल के बाद पिछली बार से 61 लोकसभा सीटें ज्यादा मिली थी। इसके बावजूद उन्होंने कभी खुद इसका श्रेय नहीं लिया, कभी नहीं कहा कि यह मेरी वजह से हुआ है। जब अखबारों का एक वर्ग यह दिखा रहा था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मनरेगा का दायरा 500 गांवों में और बढ़ाने का आइडिया दिया है, तब भी वो चुप रहे और उन्होंने कहीं यह नहीं कहा कि इस योजना का श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। तीसरी बात, उन्होंने खामोशी से अपनी मर्यादा को बनाए रखा। अपनी सख्त आलोचनाओं के बीच भी उन्होंने कभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। लोगों ने उनके बारे में न जाने क्या क्या कहा, आरोप लगाए, मजाक उड़ाया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा चुप रहे। लोगों ने उनका अपमान तक किया, लेकिन उन्होंने पलटकर कभी किसी का अपमान नहीं किया। चौथी बात, उन्होंने बताया कि शिक्षा और ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। एक अर्थशास्त्री के तौर पर उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान का पूरा फायदा इस देश और इस देश के लोगों को दिलाया। और मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि आज आप जीवन का जो आनंद ले रहे हैं, कैसे उन्हीं की एक नीति का कमाल है। पांचवी बात, यूपीए सरकार में अलग अलग विचारधारा की 15 पार्टियां थीं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का इनमें से किसी भी पार्टी से कोई मतभेद नहीं हुआ और उन्होंने सबके तालमेल के साथ 10 वर्षों तक गठबंधन की सरकार चलाई। छठी बात, अर्थव्यवस्था को लेकर वो बहुत दूरदर्शी थे, जिसका भारत को आज तक लाभ मिल रहा है। इसलिए राजनीति में और प्रशासन में हमेशा दूरदर्शी होना चाहिए, हमेशा लॉन्ग टर्म की जो पॉलिसी है उस पर काम करना चाहिए, और मनमोहन सिंह जो हैं वो दूरदर्शी थे। सातवीं बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह सिखाया कि जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। वो अपने पूरे जीवन में एक छात्र की तरह बने रहे, एक छात्र की तरह रहे। वो पहले अर्थशास्त्री बने, फिर कॉलेज के प्रोफेसर बने, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने, फिर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बने, फिर वित्त मंत्री बने और फिर आखिर में प्रधानमंत्री बने। यानी जीवन के हर दौर में वो सीख कर आगे बढ़ते रहे। हर दौर में चुनौतियां अलग थीं, जिम्मेदारियां अलग थीं, सीख अलग थी, लेकिन उन्होंने सीखना कभी नहीं छोड़ा। इसलिए आपको भी जीवन भर छात्र बने रहना चाहिए। आठवीं बात, सिद्धांत और उसूल सबसे बड़े होते हैं
और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जीवन भर अपनी ईमानदारी के सिद्धांत को कभी नहीं छोड़ा और उनके आसपास जरूर लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन उन पर निजी तौर पर कभी कोई आरोप नहीं लगा। और आखिरी सीख यह है कि किसी भी अपमान को खुद पर हावी कभी ना होने दें। अपमान तो उनके बहुत हुए, लोगों ने मजाक बहुत उड़ाया, लेकिन उन्होंने तब भी अपनी चुप्पी को तोड़ा नहीं। वर्ष 2013 में जब दागी प्रतिनिधियों को लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार एक अध्यादेश लाई, तब राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ कर फेंक दिया, या यह कहा कि मैं अगर होता तो इसे फाड़ कर फेंक देता। इस घटना से डॉक्टर मनमोहन सिंह आहत जरूर हुए, लेकिन उन्होंने अपने अपमान के घूंट को बिना किसी अहंकार के पी लिया। ऐसा ही उन्होंने वर्ष 1985 में भी किया था। उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, और जब उन्होंने एक बैठक में राजीव गांधी को पंचवर्षीय योजना के लिए एक नीति के बारे में बताया जो गांवों पर केंद्रित थी, तो राजीव गांधी ने उन्हें और उनकी टीम को जोकर कह दिया। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस अपमान के बाद भी अपना धैर्य नहीं खोया, इस अपमान को भी वो पी गए। और इस बात का जिक्र पूर्व केंद्रीय गृह सचिव सीजी सोमैया की आत्मकथा में है, जिसका एक अंश मैं आज आपके लिए लाया हूं। वो क्या कहते हैं आपको बताता हूं। प्लानिंग कमीशन में सेक्रेटरी रहे सीजी सोमैया ये लिखते हैं, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए प्लानिंग कमीशन की टीम और डॉक्टर मनमोहन सिंह को जोकरों का समूह बताया और कहा कि ये लोग आधुनिक भारत के आइडिया को नहीं समझते। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की टिप्पणी से बहुत व्याकुल और परेशान हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का विश्वास खो दिया है। मैं उनके साथ लगभग 1 घंटे तक बैठा रहा और उन्हें इस्तीफा न देने के लिए कहा और इस व्यवहार के लिए प्रधानमंत्री की अज्ञानता को दोषी ठहराया। मैंने आगे सलाह दी कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी युवा और अनुभवहीन है, इसलिए उनका साथ छोड़ने के बजाय उन्हें शिक्षित करना हमारा कर्तव्य है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना पहला वीडियो भाषण रिकॉर्ड करने में 3 दिन लगे थे। उनके हिंदी वाले भाषण भी उर्दू भाषा में लिखे जाते थे। और यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को शेरो शायरी का बड़ा शौक था, लेकिन उनके इस रूप से भारत के लोग हमेशा ही अनजान रहे क्योंकि उनके पास अपनी कोई सोशल मीडिया टीम नहीं थी। आज के जमाने के लोगों को यह भी देखना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में, लेकिन उनकी शेरो शायरी पर जरा नजर डालिए। She is narrated in Urdu couplet. I would also do so and say, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। But I am reminded of a couplet by Iqbal, मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। And I conclude with a couplet, तुम जिंदा रहो 1000 बरस, हर बरस के दिनों 50,000। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी छवि को कभी चमकाने की कोशिश नहीं की, अपनी ब्रांडिंग नहीं की, अपनी मार्केटिंग नहीं की। सोचिए अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास एक लंबी चौड़ी सोशल मीडिया की टीम होती, सोशल मीडिया पर और मीडिया में पीआर करने के लिए अलग से लोग होते, तो उनकी शेरो शायरी वाले इन वीडियोस को देखकर कोई कैसे ये कहता कि डॉक्टर मनमोहन सिंह चुप रहते थे और मौन रहना ही पसंद करते थे। वो बोलते थे, लेकिन ये बात कभी मीडिया में आई नहीं। और आप सोचिए डॉक्टर मनमोहन सिंह सोशल मीडिया पर नहीं थे, वो सोशल मीडिया पर कुछ नहीं लिखते थे, ना अपने विचार लिखते थे, ना अपने वीडियोस डालते थे, ना अपनी तस्वीरें डालते थे। आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे,
छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता सोशल मीडिया पर कितना सक्रिय रहता है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं थे। उनके पास आईटी सेल का समर्थन नहीं था। वो रिटायर होने के बाद इंटरव्यू लगातार नहीं देते थे। उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। इंटरव्यू देने के शौकीन नहीं थे। उन्हें टीवी पर आने का शौक नहीं था। उन्हें सोशल मीडिया में वीडियोस डालने का शौक नहीं था। और उनके पास ना कोई आईटी सेल था और ना ही अपना विज्ञापन करने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए अपनी कोई सोशल मीडिया की टीम थी। लेकिन फिर भी अपनी खामोशी से ही वो बहुत कुछ ऐसा कह गए जो देश को बहुत कुछ सिखाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को आज एक चिट्ठी लिखी है जिसमें अपील की गई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहां बाद में उनका स्मारक बन सके। जबकि अब से कुछ देर पहले गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल दिल्ली में राजघाट के पास निगम बोध घाट पर ही होगा। आज पूरे देश को यह भी समझना होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिंदगी आसान नहीं थी। मनमोहन सिंह बनना आसान नहीं था। लोगों को दिखाई देता था कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी कुछ हदें भी थी। एक बाउंड्री उनके चारों तरफ बना दी गई थी और उन्हें उसी बाउंड्री के अंदर रहना था। यानी उनके केस में अगर आप कहें, उनके मामले में, तो उन्हें उसी बाउंड्री के अंदर खेलना है। और अगर उन्होंने छक्का मारा तो उनके केस में छक्का मारने का मतलब है आउट, क्योंकि बॉल बाउंड्री के बाहर जानी ही नहीं चाहिए। और इसीलिए उन्हें साफ ये बताया गया था कि उनका काम है सिर्फ प्रशासन को देखना, गवर्नेंस को देखना और नेता बनने की कोशिश ना करें। और उन्होंने कभी अपने आप को नेता बनाने की कोशिश की भी नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने आप को प्रशासन तक सीमित रखा, नीतियां बनाने तक सीमित रखा, नीतियों को कैसे लागू करना है उस तक सीमित रखा। एक अर्थशास्त्री के तौर पर उनका अनुभव क्या कहता है उसका पूरा उन्होंने प्रयोग किया। और यूपीए में उनका काम इतना था कि उन्हें सरकार के चेहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था कि चेहरा उनका रहेगा लेकिन पोस्टर किसी और का बनेगा। चुनाव किसी और के नाम पर लड़ा जाएगा लेकिन सरकार का चेहरा उनको बनाया जाएगा। और वो एक अल्पसंख्यक चेहरा थे सरकार के, क्योंकि वो सिख समुदाय से आते थे। तो ये जो बात है ये सरकार को, राजनीति को सूट करती थी। और हमेशा उनसे ये उम्मीद की गई कि उनका जो व्यवहार है वो एक सरकारी अफसर की तरह का व्यवहार होना चाहिए, जिसमें सरकारी अफसर को वही काम करना है जो उससे कहा जाए और वो पलट कर सवाल नहीं पूछेगा। और ये सारे काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किए, बखूबी किए, लेकिन देश के लिए भी साथ साथ काम करते चले गए। तो सोचिए, एक ऐसे प्रधानमंत्री का दर्द जो काम तो सारे कर रहा है, नीतियां सारी बना रहा है, लेकिन श्रेय उनमें से किसी का नहीं मिलेगा। पोस्टर पर उनका चेहरा नहीं छपेगा, चुनाव उनके नाम पर नहीं लड़ा जाएगा। जब सरकार चुनाव जीतकर दूसरी बार बनती है तब भी श्रेय उन्हें नहीं दिया जाएगा, लेकिन तब भी उन्हें उसी खुशी के साथ, उसी तत्परता के साथ, उसी परिश्रम के साथ लगातार काम करते रहना है। और उन्होंने 10 साल तक अपनी इन्हीं हदों के अंदर रहते हुए खामोशी के साथ यह काम किया। लेकिन आज आपको 1991 का वो दौर मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। 1991 से पहले हमारे देश में लाइसेंस राज था। अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे तो देश में सिर्फ 2 या 3 गाड़ियों की कंपनी थी, आपको सिर्फ वही खरीदना पड़ेगा। इस देश में एक बजाज का स्कूटर खरीदने के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था। और अगर आपको एक स्कूटर मिल गया तो बाद में वो बाजार में ब्लैक में बिकता था। यानी ब्लैक मार्केटिंग एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे देश की, क्योंकि किसी भी चीज को आप समय पर ले नहीं सकते थे। हर चीज में वेटिंग लाइन थी, वेटिंग लिस्ट में हर चीज होती थी। तो जब वो आती थी तो वो ब्लैक में बाजार में बिक जाया करती थी, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे वो फोन का कनेक्शन हो। गैस का सिलेंडर लेने के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था। अपने विधायक या एमपी की चिट्ठी लगानी पड़ती थी। एक फोन का कनेक्शन लेने के लिए, लैंडलाइन का फोन का कनेक्शन लेने के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था। लाइसेंस राज था। सरकार जिसे चाहे स्कूटर बनाने का लाइसेंस देती थी, जिसे चाहे नहीं देती थी। जिसे चाहे गाड़ी बनाने का लाइसेंस मिलेगा, जिसे चाहे नहीं मिलेगा। सब कुछ सरकार की मर्जी पर है। और लाइसेंस इतने कम लोगों को मिलता था कि पूरे बाजार में उनका एक छत्र राज होता था। आप या तो एम्बेसडर कार खरीदिए
या प्रीमियर पद्मिनी कार खरीदिए, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। वो जितना चाहे पैसा आपसे मांग सकता है। आपको सिर्फ MTNL से ही फोन लेना पड़ेगा, बाकी कोई प्राइवेट प्लेयर है नहीं। और जब उन्होंने ये उदारीकरण किया, उसके बाद आज आप अपनी जिंदगी में देखिए, आज आप अगर किसी फोन का, अपने मोबाइल फोन का सिम कार्ड लेना चाहें तो कंपनियों की लाइन लगी होगी आपके घर के बाहर, जो आपको अपना सिम कार्ड बेचना चाहती हैं आकर्षक योजनाओं के साथ। अगर आज आप कार खरीदना चाहें तो आपके पास 15, 20, 25 विकल्प होंगे। सारी गाड़ियों के लोग, बेचने वाले आपके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे कि हमारी गाड़ी खरीद लीजिए, उतने ही पैसे में मैं आपको और ज्यादा अच्छे फीचर्स दूंगा। यानी बाजार में ये जो प्रतियोगिता आई, जिससे प्रोडक्ट और बेहतर हुआ, जिससे ग्राहकों को फायदा हुआ, कम पैसे में अच्छी चीजें मिलने लगी, क्योंकि बाजार में कंपटीशन बढ़ गया। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने ये तय किया कि दुनिया भर में जो विदेशी कंपनियां हैं उन्हें भारत में आने का मौका मिलना चाहिए, उनका सामान भारत के लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि भारत के लोग जब पैसा खर्च करें तो उन्हें दुनिया की बेहतरीन चीज मिलनी चाहिए भारत में ही। और आज आप घर बैठे दुनिया का कोई भी ब्रांड, कोई भी चीज खरीद सकते हैं, दुनिया की कोई भी बेहतरीन गाड़ी यहां पर खरीद सकते हैं, दुनिया का बेहतरीन जूता, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, टीवी आप यहां पर बैठकर खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको मेरे अनुभव से बता सकता हूं, मैं उस युग से आता हूं जो 1991 से पहले का है। उस समय अगर आप टीवी खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको 2 या 3 कंपनियों के अलावा कोई टीवी नहीं मिलेगा। फोन लेने के लिए जाएंगे तो सिर्फ एक कंपनी का फोन लेना पड़ेगा, उसमें भी वर्षों तक इंतजार। स्कूटर सिर्फ 2 कंपनियां, गाड़ी खरीदने जाएंगे सिर्फ 2 कंपनियां, जूते खरीदने के लिए जाएंगे तो वो भी भारतीय कंपनियां, 2-3 कंपनियों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जबकि जब ये उदारीकरण हुआ, उससे कम पैसे में दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स इस दुनिया में आने लगे। आज आप जो चाहे मोबाइल फोन खरीद लीजिए, जो चाहे सिम कार्ड खरीद लीजिए, जो चाहे जूता खरीद लीजिए। ये सब कुछ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बदौलत हुआ, जब वो वित्त मंत्री बनकर 1991 में आए थे। आज आपको यह भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे इस देश में उन सभी नेताओं को सम्मान दिया जो विपक्षी दलों के थे। आज प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी तारीफ हो रही है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु पर मोदी सरकार ने देश में 7 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया है। 7 दिन तक राजकीय शोक रहेगा, जबकि यह सरकार कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की सरकार है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का भी बहुत सम्मान किया, मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया, और उनका ऐसा सम्मान किया जो कि कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं किया था। PV नरसिम्हा राव कांग्रेस के वही प्रधानमंत्री हैं जिनके पार्थिव शरीर को दिल्ली के कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में प्रवेश की इजाजत नहीं मिली, और ऐसे आरोप लगते हैं कि इसके पीछे उस समय के जो पार्टी हाईकमांड था उसकी ऐसी सोच थी। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी इसी साल मरणोपरांत भारत रत्न दिया, और चौधरी चरण सिंह भी कांग्रेस के सहयोग से ही देश के प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में अपने सबसे बड़े विरोधी शरद पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी 1990 में उनकी मृत्यु के 34 वर्ष के बाद भारत रत्न पुरस्कार तब मिला था जब देश में बीजेपी के समर्थन वाली VP सिंह की सरकार आ गई थी। और इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान दिलाया और गुजरात में उनकी सबसे विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया, वो भी कांग्रेस के ही नेता थे। और आप प्रणब मुखर्जी को कैसे भूल सकते हैं? प्रणब मुखर्जी का भी कितना सम्मान प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उनके बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। सोचिए, यही तो लोकतंत्र है जिसमें दूसरी पार्टियों और विचारधाराओं के बड़े और महान नेताओं को भी मौजूदा सरकार इतना सम्मान दे रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी।